राजभर साहब, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। थैंक यू सर। माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा इंतजार कराया क्योंकि हमारी पाठशाला में क्लास थोड़ी लंबी चल रही थी, कुछ चैप्टर बता रहा था। फिर मुझे लगा आपको गेस्ट लेक्चरर के तौर पे बुलाया जाए और चर्चा की जाए कि ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये कितने और लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं और क्यों आ सकते हैं? देखिए, आज के 3 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, 3 साल पहले। और सरकार में रहते हुए पहला शायद आपने मिनिस्टर देखा होगा जो अपने मुख्यमंत्री से लड़ता रहा। हम किसके लिए लड़ते रहे? चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, जब सामान्य वर्ग के 7 लाख बच्चे थे तो उनको बजट मिलता है 700 करोड़। लगभग 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के हैं, उनको भी मिलता है 700 करोड़। तो जब उधर सब सामान्य वर्ग के बच्चों को सबको छात्रवृत्ति मिल रही है, शुल्क प्रतिपूर्ति मिल गई है, तो पिछड़े समाज के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? इस बात का झगड़ा हमारा मुख्यमंत्री जी से शुरू होता है। फिर उसके बाद जब थाने पर जिलेवार हमने टटोलना शुरू किया कि पिछड़ों को थाने पर क्यों नहीं पोस्ट किया जा रहा है, क्या दरोगा नहीं है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है। जब हमने गहराई तक गया तो वही बात हमारे सामने निकल करके आई कि जो बात समाजवादी पार्टी के साथ आरोप लगते थे कि ये अहिरवाद की सरकार है, वही बात योगी जी के साथ निकल करके आने लगी, ये ठाकुरवाद होने लगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, आज के वर्तमान की स्थिति में बता दूं कि अखिलेश की सरकार थी तो 6 डीएम यादव हुआ करते थे तो यादववाद होता था। आज 21 डीएम है उत्तर प्रदेश में, अब ठाकुरवाद नहीं दिखाई देता है। चूंकि ये ठाकुर हैं, वो अहिर हैं, बैकवर्ड हैं, इस नाते उनके ऊपर तो उंगली उठ गई। लेकिन यहाँ ठाकुरवाद 21 हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं योगी जी, तो एक महीने के बाद अपना बदला लेने के लिए हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ जाता है, चूँकि ब्राह्मण हैं। विजय मिश्रा के यहाँ छापा पड़ जाता है, ब्राह्मण हैं। ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ता है, ब्राह्मण हैं। खुशी दुबे ब्राह्मण है, अपने ससुराल आती है 4 दिन पहले उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर 10 महीने से घूम के क्रिकेट खेल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सब जब ड्रामा हमने वहां देखा, तमाम तरह की बातें हैं। तो मैंने जब देखा राजभर जी, आपने ये बातें शुरुआती 3 साल में देख ली या 4 साल में देख ली या 2 साल में देख ली और आपने 2019 में पार्टी छोड़ दी या आप पार्टी से अलग हो गए? जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो आपको दिख रहा था वो तो उनको भी दिख रहा होगा ना भाई, कि ओबीसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। और वो फिर भी अगर उसके बाद सत्ता की मलाई खाते रहे, कैबिनेट मंत्री बने रहे और चुनाव के 3 हफ्ते पहले ये कहें कि मेरे अंदर की आत्मा जाग गई और मैं इस गलत के खिलाफ बोलने के लिए अलग हो रहा हूं, तो उन पे क्यों विश्वास किया जाए? उनका समाज उन पर क्यों विश्वास करे? उन्होंने ओपी राजभर की तरह यह बात पहले क्यों नहीं उठाई? देखिए, देश में सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो सकते, देश में मान्यवर कांशीराम जी सब नहीं हो सकते, देश में महात्मा ज्योतिबा फूले नहीं सब बन सकते। लोगों को समझ में आती रही होगी, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं खुद उनसे मिलता था, जब छात्रवृत्ति के सवाल पे हुआ था तो मैंने पिछड़े वर्ग के सभी मंत्रियों से मैं खुद उनके आवास पे जा के मिला था, उनको अवगत कराया कि देखो आप सब लोग मंत्री हो, इस तरह का हमारे पिछड़े समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, आप लोग इसमें साथ दो, आवाज उठाया जाए। तो लोग कहते थे कि हम अपने फोरम पर, पार्टी फोरम से हम बात करेंगे, दिल्ली बात करेंगे, हम पार्टी में अपने बात रखेंगे। अब चूंकि हम लोग भाजपा में हैं, आप स्वतंत्र हो भाई, आपकी पार्टी है तो आप जो फैसला ले सकते हो, जो बोल सकते हो, लेकिन हम लोग परतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। तो हमने कहा भाई देखो अन्याय हो रहा है, आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा कि ओम प्रकाश राजभर की बात सही है कि गलत है। मैं बराबर जब तक 18 महीने मात्र सत्ता में था, 18 महीने में जब जब अन्याय हुआ तब तब मैं उनको बोलता रहा, कहता रहा।
सत्ता से हटने के बाद, मंत्रिमंडल से हटने के बाद भी कि आपने सत्ता में रहते हुए बात उठाई और अलग हो गए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दारा सिंह चौहान, ये लोग तो मौका परस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका प्रश्न उठेगा ही। और ये आज चुनाव के पहले कोई कह रहा है भाई इनके बेटे को टिकट नहीं मिला इसलिए चले गए, उनको फलाना चीज हुई इसलिए चले गए। तो ये अपने ही समाज, अपने ओबीसी के साथ कैसे ऑनेस्ट हैं, कैसे सच्चे हैं, ये क्यों माना जाए? मैं तो ये पूछ रहा हूं। आप बोलिए खकर का, जब आप बीजेपी में के साथ रहते हुए बोल सकते थे, आज बोलिए ये लोग मौका परस्ती के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप सुन, नहीं, मौका परस्ती का इस्तेमाल अमित शाह ने किया, बीएसपी से तोड़ करके वहां ले गए अपने स्वार्थ में। तो समाज, चूंकि समाज के बड़े लीडर हैं, समाज उनके पीछे रहता है, वो समाज के सुख दुख में काम आते हैं, तो समाज उनको अपना नेता मानता है। जब वो बसपा में थे तो उनका समाज बसपा में था, जब वो बसपा से अमित शाह ने उनको तोड़ करके ठीक चुनाव के जैसे आज जो परिदृश्य हुआ है, ठीक उसी परिदृश्य 2017 के चुनाव में अमित शाह जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बसपा से वहां ले गए थे, तो उनका समाज वहां गया, उन पे यकीन करता है। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत माननीय अखिलेश यादव को पड़ी, तो अखिलेश यादव जी ने भी देखा कि जब चुनाव के वक्त अमित शाह जी उनको समझा के ले जा सकते हैं, तो क्यों हम न समझा करके अपने पाले में ला सकते हैं। तो फिर अखिलेश जी समझाने का, ये आपने बड़े मौके की बात की और पते की बात की सर। आपने एकदम एग्जैक्ट लाइन बोल दी कि अखिलेश यादव को जरूरत पड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य की कि अगर ये काम अमित शाह कर सकते हैं तो हम इनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गए। इसलिए आपने बिल्कुल सही शब्द कहा कि जरूरत के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है। मन में ये नहीं है कि ओबीसी या गैर यादव ओबीसी का भला करना है। नहीं सर, इस पे हम आपके इस सवाल का उत्तर हम दे रहे हैं। देखिए, हम तो आज के लगभग 27 अक्टूबर को ज्वाइंट कार्यक्रम मऊ में हमने किया, अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर एक मंच पे थे। हम शर्तों की, मुद्दों की राजनीति करते हैं। अब जैसे जातिवार जनगणना, हमने अखिलेश जी को रजामंद किया। जातिवार जनगणना में तो खाली यादव की ही गिनती होगी नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी जातियां हैं सबकी जातिवार जनगणना होगी। 300 यूनिट बिजली जो फ्री मिलेगी वो खाली यादव को नहीं मिलेगी, पूरे 24 करोड़ आबादी के जितने लोग हैं सबको मिलेगी। गरीबों का इलाज फ्री में होगा। जो अन्ना पशु से किसान परेशान है, किसान अकेले यादव नहीं है, किसान हर वर्ग हर जाति में है। तो अन्ना पशु से किसानों को राहत कैसे दिलाई जाए, इसके लिए हम अखिलेश जी के साथ खड़े हुए। उसके तो साथ साथ हमने क्या सर बीजेपी की जो योजनाएं थी, मोदी जी जो जमीन पर उतरी सर, बीजेपी की योजनाएं, क्या बीजेपी के जमाने में गैर यादव ओबीसी को बिजली नहीं मिली? क्या बीजेपी के जमाने में जो घर बटे वो गैर यादव ओबीसी को नहीं मिले या ओबीसी को नहीं मिले? मैं कैबिनेट मंत्रियों की बात कर, सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार में है, गैर यादव ओबीसी हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट में जगह दी गई। क्या किसानों का भुगतान हुआ तो किसानों को देखकर दिया गया कि कौन ओबीसी है और कौन ठाकुर है और कौन ब्राह्मण है? ऐसा हुआ क्या? जब बलिया जो है, बनारस जिले में 26 थाने हैं, अब पूरे 26 थाने में एक थाने पर बैकवर्ड है। क्या ये जातिवाद नहीं है? आप चंदौली में 13 थाने हैं, एक भी बैकवर्ड नहीं है, क्या ये जातिवाद नहीं है? गाजीपुर में 26 थाने हैं, 2 बैकवर्ड हैं, क्या ये जातिवाद नहीं है? ये करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। सर मुझे ये बताइए, सर मुझे ये बताइए, मेरे चैनल में एंकर जो है वो जाति देखकर दिया जाए, उसको तय किया जाए, या उसकी काबिलियत हो तो किया जाए? मुझे इतना बता दीजिए। सरकारी योजनाओं में भेदभाव हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अच्छा, पुलिस वाला पोलिंग में किसका हो, ये सवाल उठना चाहिए। हम नहीं, सवाल उठना चाहिए। अगर एक ही उसी जिले में लायक इंस्पेक्टर वो पुलिस लाइन रेलवे में भेज दिया जाए, वो भेज दिया जाए पुलिस लाइन में, और जो काम न करने वाला जिसकी उम्र 55 साल हो गई उसको थाने पर पोस्ट करेंगे, जिसकी उम्र 32 साल 35 साल है उसको काम करने का मौका है, उसको भेज देंगे कि जाओ तुम बैठो माछी हाँको। यही है लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने का तरीका।
ये क्या साबित करता है? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मजे की बात, चूंकि हम जिस बात से दुखी रहते हैं, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, ज्वलंत उदाहरण 68,500 शिक्षक भर्ती, योगी जी ने कहा मैं बड़ी पारदर्शिता से भर्ती कराऊं, कहीं कोई गलती नहीं है। जब 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% रिजर्वेशन दलितों का, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ ये मामला पहुंचा कि ये हमारा अन्याय हुआ है, तो जांच हुई, जांच में सरकार दोषी पाई गई। उसके बाद तब फिर योगी जी ने फिर स्वीकार किया कि जो आरक्षित वर्ग के साथ उनके रिजर्वेशन में जो कोटा पूरा नहीं है उसको पूरा करेंगे। 23,000 लूटा जाता है हिस्सा, पर 23,000 लूटा जाता है और भर्ती 6,000 की करते हैं। और मैं तो 6,000 करें चाहे न करें, लेकिन ये प्रमाण दे दिया योगी जी ने कि हमने पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण लूटा है। ऐसा क्यों किया भाजपा ने? ये ओम प्रकाश राजभर का खुला आरोप है। वोट तो चाहिए पिछड़ों का, लेकिन तो मुझे इतना बता दीजिए सर, मुझे इतना बता दीजिए कि सर, मुझे इतना बता दीजिए कि आज ओपी राजभर के कहने पर या किसी स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर जो गैर यादव ओबीसी है वो जाकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को वोट करने का मन बनाए, तो वो आपसे ये भी तो सुने कि अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी के 10 कौन से अच्छे काम किए हैं, गिनाइए। आज आप बताइए क्या उन्होंने किया है जिसके लिए उनको चले जाना चाहिए उधर। देखिए, नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए, हम जहां रहे वही गिना देते हैं। दलितों का आरक्षण भाजपा खत्म कर रही है, जो 1932 में मिला, 1993 में पिछड़ों को आरक्षण मिला। मैं तो कह रहा हूं भाजपा को खत्म कर रही है। सर मैं मान गया आपकी बात, मैं कह रहा हूं बीजेपी को हम आज की इस चर्चा में मान लेते हैं वो ओबीसी विरोधी है, ठीक है, हम मान लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास आ जाओ। अखिलेश यादव ने क्या किया है ओबीसी के लिए, बता दीजिए मुझे, गैर यादव ओबीसी के लिए। देखिए, मैं मायावती जी के साथ था। मायावती जी से जब मैंने इसे सवाल जो आप मुझे किए, मैंने मायावती जी से जब ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि तुम बहुत नुकसान करते हो। हमने कहा कि बहन जी, अगर समाज को आपने हिस्सा दिया होता तो ये समाज आपके साथ रहता। तो मायावती जी ने कहा कि तुम्हारी बिरादरी के नेता हमारे पार्टी में हैं, इनका कर्तव्य नहीं है कि समाज को हिस्सा दिलावें। तो जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के जो नेता रहे हैं, इनका दोष है, नेतृत्व का दोष नहीं। मैं यही बात तो कह रहा हूं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सर आप मान रहे हैं ना कि आपके पास अखिलेश यादव के 10 काम नहीं है गिनाने के लिए जो उन्होंने गैर यादव ओबीसी के लिए किए हों, आप नहीं गिना पाए। आप मानिए कि मेरे पास अभी नहीं है। देखिए, मैं नहीं था, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं था, मैं उनके साथ नहीं था, इस नाते मैं नहीं गिना सकता। लेकिन मैं आज हूं, सरकार बनने दीजिए और गिना दूंगा। आप फिर हमसे मुलाकात होगी, मैं आपको गिनाते चलूंगा कि देखो ये अति पिछड़ों के लिए काम हो रहा है, अति पिछड़ों के लिए हो रहा है, अति पिछड़ों के लिए। राजभर साहब एक प्रश्न और पूछा जाएगा। राजभर साहब एक प्रश्न और पूछा जाएगा। आज आपका समाज, आज आप अखिलेश यादव के 10 काम गिना पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया गैर यादव ओबीसी के लिए। आपका समाज आज आपसे पूछेगा कि इससे पहले आप जब उनके पास गए चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने आपको नकार दिया, आप तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। लेकिन जब आप बीजेपी के साथ मिलकर लड़े तो आप चुनाव जीते और उसके बाद आप अलग हो गए। आज आपका समाज आपसे पूछेगा कि जब हमने आपको जिताया और आप जिसके साथ रहे उसको आपने छोड़ दिया और आप उसके साथ जा रहे हो जिसका 10 काम नहीं गिना सकते, तो मैं आपके साथ क्यों आऊं? देखिए, काम गिनाने की बात, आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश ने बनाया कि नहीं बनाया? आप हम जहां बैठे हैं लखनऊ विधानसभा के सामने, यादव ओबीसी के लिए बनाया कि सबके लिए बनाया? आप चलिए डीजी ऑफिस, नहीं, सबके लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है, खाली यादव के लिए नहीं बना है। तो फिर वहीं आप चलिए डीजी ऑफिस सबके लिए बना है। डायल 100 किया अखिलेश जी ने, जो डायल 100 बनाया वो खाली अहिर के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए, सबके लिए वो है, डायल 100 है। उन्होंने जो काम किया है वो सबके लिए वैसे तो योजनाएं योगी सरकार की भी है, मोदी सरकार की भी है। आपका वोटर फिर पूछेगा कि जो सड़क योगी सरकार में बनी वो भी सबके लिए बनी, मैं चल रहा हूं उस पर। योगी मोदी की योजना नहीं, योगी मोदी की योजना तो यही है, देख न लीजिए। योगी की सरकार में पिछड़ों के साथ तो यही योजना है
कि भाजपा के बड़े नेता बैठेंगे सोफा पर, डिप्टी सीएम पिछड़ी जाति का केशव मौर्य उसको स्टूल पर बैठा के जलील करेंगे। यही है सम्मान पिछड़ों का, यही है अधिकार पिछड़ों का, यही अधिकार हर दलितों का। इसी नाते मैं चिढ़ता हूं। प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, पिछड़ी जाति का है, उसको फाइबर की कुर्सी पर बैठाएंगे और अपना सोफा पर बैठेंगे। यही सम्मान है पिछड़ों का। इसी नाते पिछड़ा वोट दिया था इनको, हम इसी नाते उनके साथ गए थे। मैं राजभर सवाल करने की बात करता हूं। 19 करोड़ सरकारी नापने के लिए मंत्री के लेटर आप सोफा पे बैठने गए थे डीएम को, और उनके साथ मुझे जरा ये भी बता दीजिए उस फोटो में क्या उस फोटो में बाकी ऊंची जातियों के नेता सोफे पे बैठे हैं कि वो भी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी बताइए। अरे आप फोटो देख लीजिए, तब उसके बाद कहिएगा। हम डिप्टी सीएम पिछड़ी जाति की बात करते हैं, डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठाएंगे और बहादुरी बताएंगे। अगर मैं होता वहां, वही स्टूल उठा के 10 लोगों को मारता। ये ओम प्रकाश राजभर है। हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। पूरे समाज का सम्मान था वहां, अपमानित करेंगे हम वहां रहेंगे? कोई नहीं रहेगा वहां। आप देखिए ना 14 तारीख को 20 तारीख के बीच में क्या क्या होता है। अभी आपको लगता है लोग लौट कर आएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे? और अभी देखते जाइए ना। अभी तो ये अभी खेल चालू हुआ है, पूरा खेल अभी बाकी है। एक आध नाम बताइए, कोई बड़ा नाम आएगा? नाम आपके स्क्रीन पर जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं बताएंगे। आपको नजीर दिखा दूं। आप बताएंगे तब तो स्क्रीन पर आएगा। आपने जिक्र किया, मैं पूरी बात आपकी सुन रहा था। नहीं सुन लीजिए। आपने जितना मतलब अपने पाठशाला में सुनाया, हम बैठ के चुप मार के सुन रहे थे। आपने जब नाम लिया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की, जब फोटो की बात आई और माननीय दारा सिंह यादव फोटो की बात आई, तो ये आपने नहीं पूछा कि ये फोटो कब की है। ये नहीं पूछा। जब उधर जाता है राजभवन, इस्तीफा जाता है और उसके 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद आपका फोटो आ जाता है सोशल मीडिया पर। इससे लोग नहीं समझ रहे हैं। दर्जनों ला के फोटो खिंचवा के लौट आए हैं। आप देखते जाइएगा क्या होता है। चलिए राजभर जी, हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारी पाठशाला में आए और आपने बड़े विस्तार से सारे जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए आपको।